Education is the only option. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें क्लास 6 जो हमारी हिस्ट्री है SCERT यानी कि यूपी बोर्ड की पुस्तक, उसके टॉप 100 MCQs कवर करेंगे और इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स हैं क्लास 6 में जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना करके ही MCQ हमने तैयार किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लीजिए क्योंकि हम लोग एक लंबी यात्रा पे निकलने वाले हैं, क्योंकि 100 MCQs 2 मिनट में थोड़े ना हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये चैप्टर फर्स्ट से ही लिया गया है। हमारे सीटेट में कई बार पूछा गया है, यूपीटेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल के वे लेख जो ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे उन्हें एग्जैक्टली क्या कहा जाता था। विकल्प देखिए, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र और शिलालेख। इसको ना आप देख करके ही समझ सकते हैं। देखिए कह रहे हैं कि ताड़ के पत्ते, अब भाई ताड़ का पत्ता है तो उसको ताड़पत्र ही तो कहेंगे ना। जो भोजपत्र है वो तो भुर्ज की जो छाल है उस पे लिखे जाते थे जो लेख, उनको कहा जाता था। ताम्रपत्र ये तांबे पे लिखे जाते थे और शिलामेश पत्थर अर्थात जो पत्थर पे लिखवाए गए लेख हैं उन्हें हम शिलालेख कहते हैं। तो ताड़ के पत्तों वाला पूछा गया था तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन में ही उत्तर दिया हुआ है। इट मीन्स ताड़ के पत्र या ताड़पत्र इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। तो जो मतलब पत्र है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ताड़पत्र वृक्ष के चौड़े पत्तों पर ही लिखे गए होते हैं। ठीक है, या थे, दरअसल ये पास्ट की बातें हैं, अभी की बातें नहीं हैं। तांबे के जो टुकड़े हैं उन पर लिखे गए जो लेख हैं वो ताम्रपत्र, और जो पत्थर की चट्टान पर लिखे गए हैं उन्हें शिलालेख कहा जाता है, जो पॉइंट्स मैंने पहले ही डिस्कस किए थे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जा करके PDF डाउनलोड करके 1-2 बार इसको रिकॉल जरूर करिएगा। कह रहे हैं कि प्राक अर्थात पूर्व ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है। बताइए क्या अर्थ होता है। क्या वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, या फिर वह समय जिसके लेख पढ़े जा सकते। नहीं, ये तो ऐतिहासिक काल हो जाएगा ना, क्योंकि जिसके लेख उपलब्ध हैं हम उन्हें पढ़ भी रहे हैं तो वो तो इतिहास हो गया। कह रहे हैं कि वह समय जिसमें के केवल मुद्रित दस्तावेज थे, तो ऐसा भी नहीं है। और जब कागज का आविष्कार हो चुका था, भाई वो भी नहीं होगा। जो सबसे बेहतरीन विकल्प है इसका वो हो जाएगा कि वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे हम लोग कह देते हैं भैया वो प्राक या पूर्व ऐतिहासिक काल है। ठीक है, पहला विकल्प एकदम सही है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने उत्तर जो है सही दिए। ठीक है, आप एक पेन कॉपी ले करके बैठिए, उसमें टिक करते जाइए कि आपका पहला उत्तर सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, कौन कौन से क्वेश्चंस में आप अटके हैं। ठीक है, कौन सा केवल तुक्के में लगा है। इससे आपको ये समझ आएगी कि आखिरकार कहाँ आपका जो नब्ज है वो कमज़ोर है, क्योंकि जब आपको आपकी कमज़ोर कड़ी पता होगी तो आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इतिहास का वो टाइम जिसके लिए हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है, और इसकी जानकारी हमें उस टाइम के जो मिट्टी के बर्तन, औजार और हथियार मिले हैं उनसे मिलती है। अर्थात हम लोग कैसे मानते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल में जो मानव है उसका जीवन कैसे रहा होगा, वो कैसे सर्वाइव करता था, तो उनके द्वारा जो छोड़े गए मतलब अवशेष हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे औजार हो, चाहे हथियार हो, जो भी हैं, हमें जब आज खुदाई में मिलते हैं तो हम लोग मान लेते हैं भाई उस टाइम पीरियड में इस तरह का सर्वाइव वो लोग किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि इतिहासकार इंडिका नामक पुस्तक के आधार पर किस काल के समाज की जानकारी देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी पुस्तक है, ये हमारे एग्जाम में बहुत बनता है, तो मैं आपको पहले यही बता देती हूँ कि जो मेगास्थनीज हैं उनकी पुस्तक है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है। हमारे पास ऑप्शन देखिए, गुप्ता टाइम पीरियड या हर्ष का टाइम पीरियड, ये तो बिल्कुल नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पाषाण काल की कैसे बातें होंगी। तो ध्यान से देख लीजिए, ये जो मेगास्थनीज की इंडिका है ना, इसमें आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल है, इट मीन्स जो कहते हैं कि ना मौर्यन टाइम पीरियड, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो तीसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका, और यहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समाज की या उनके टाइम पीरियड में जो उनका समाज था कैसा था उसकी झलक मिलती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और हाँ, मैंने ना सीटेट के लिए क्लास 6 का जो है एक ऐसे ही वीडियो बनाया था, उसमें 200 MCQs कराए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। आपको भरोसा ना हो ना तो सब वीडियोस पड़ा हुआ है, आप जा करके देखिएगा कैसे जो है उसमें एक एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो भाई जब क्लास 6 से बुक आएगा एक क्वेश्चन तभी तो हमारी वीडियो से मिलेगा। अगर क्लास 6 को स्किप कर दे एग्जामिनर तब फिर कैसे आ सकता है। तो इसी वजह से आप ध्यान से इत्मीनान से जो मैं करवा रही हूँ उसको करते जाइए, और हाँ खुद भी एफर्ट्स लगाते जाइए, किसी भी टीचर के भरोसे मत बैठिएगा। ठीक है,
कह रहे हैं कि राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं और इनमें कहाँ का इतिहास वर्णित है, आपको ये बताना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। चाणक्य तो बिल्कुल नहीं, चाणक्य की जो पुस्तक है ना वो राज तरंगिणी नहीं है, बल्कि राजनीति शास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है और उसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। वैसे तो इस पुस्तक को पढ़ने से लग रहा है कि भाई कि इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, लेकिन आप ध्यान रखना कि इकोनॉमी से नहीं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको इस अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। चाणक्य की द्वारा लिखी गई है। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है, ठीक है, और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। तो जो साम दाम दंड भेद की बात हम लोग करते हैं वो इन्हीं चाणक्य का ही दिया हुआ है। मेगास्थनीज और भारत नहीं, तो मेगास्थनीज की तो इंडिका है, अभी हम लोगों ने देख लिया, तो ये नहीं होगा। कल्हड़ और कश्मीर, एकदम सही बात है कि जो राज तरंगिणी है वो संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा, और इसमें कश्मीर का वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा एकदम सही हो जाएगा। तो हो गया, हमने बता ही दिया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का क्या महत्व है, बताइए। जो अभिलेख वगैरह होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। कह रहे हैं इनमें केवल कला की जानकारी मिलती है। अब देखिए, जब भी आपको केवल जैसे शब्द मिले तो थोड़ा आप अलर्ट हो जाइए, ठीक है। आपका जो दिमाग है ना, उसका जो एंटीना है उसको तुरंत खड़ा कीजिए कि केवल जैसे जो शब्द हैं 99% उसके चांसेस होते हैं कि वो गलत हो जाएं, ठीक है। 1% चांस होते हैं कि भाई सही भी हो सकता है। कह रहे हैं इसमें शासक के नाम, समय और साम्राज्य के विस्तार का पता चलता है। अब देखिए कह रहे हैं अभिलेख, तो ध्यान से ये भाई मनोरंजन करने के लिए अभिलेख कौन लिखवाएगा यार। इनमें केवल, अब देखिए केवल आ गया, फिर हट गया। अब देखिए ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा कि जो पुरातात्विक स्रोतों में हमें अभिलेख मिले हुए हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि इससे जिस शासक का वो है या उस शासक के अलावा भी अगर किसी का नाम वर्णित है तो उनके नाम, समय और साम्राज्य का पता चलता है, ठीक है। आप सोचिए पहले कि जितना उनकी उपलब्धि रही होगी उससे भी ज़्यादा उसमें बढ़ा चढ़ा करके लिखवाया जाता था अभिलेखों में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, और ये सारे पॉइंट्स हमने आपको बता दिया है। यहाँ देखिए पाषाण काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एनसीईआरटी क्लास 6 में ये बहुत अच्छे से दिया है, एससीईआरटी में भी दिया गया है। हम जो आज क्वेश्चन करा रहे हैं केवल एससीईआरटी के हैं। बहुत सारे लोग ना एनसीईआरटी क्या है, एससीईआरटी क्या है, इसी में परेशान है। मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस के नीचे, हमारे नहीं अन्य लोगों के वीडियोस के नीचे लोगों ने कमेंट किया है कि क्या ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी का सिलेबस अलग है। सिलेबस तो एक ही जैसा है, लेकिन ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जो आपको एससीईआरटी में मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना वो बहुत ही कंसेप्चुअल पुस्तक है। लेकिन जो हमारी एससीईआरटी है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। और अंततः यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो फैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। तो आपको एससीईआरटी ज़्यादा फोकस करना है। चलिए कह रहे हैं कि पाषाण काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2, 3, 4, 5, बताइए क्या हो जाएगा। ऑफ कोर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फटाफट यहाँ पे देख लीजिए कि पत्थर के औजारों के समय में जो परिवर्तन हुए हैं उसी के आधार पर आप देखिए पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि आखिरकार ये जो पाषाण काल है उनको डिवाइड करने के लिए बेस क्या माना जाता है, अर्थात आधार क्या बनता है। तो जो पत्थर के औजार हैं उनको आधार बनाया जाता है, मतलब उनकी साइज, वो कितने नुकीले हैं, कितने चौड़े हैं, कितने पतले हैं, इस टाइप को लेकर के, ठीक है। तो 3 पार्ट्स कौन से हैं, एक तो पुरापाषाण, तो सबसे प्राचीन जो होगा वो हो जाएगा पुरापाषाण काल। दूसरा मध्य वाला आएगा अर्थात मध्य पाषाण काल, और तीसरा आएगा नवपाषाण काल, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आग की खोज मानव ने कब की थी। ओह अगला क्वेश्चन ही वही आ गया। खैर चलिए देख लेते हैं। तो मानव ने आग की जो खोज है वो किस टाइम पीरियड में की थी। ऑप्शन देखिए, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल या फिर लौह युग। ऑफ कोर्स लौह युग बिल्कुल भी नहीं होगा, पुरापाषाण काल, मध्य या नव। तो देखिए जो मध्य मतलब पुरापाषाण काल है, आप देखिए खोज तो इसी में हो गई थी, ठीक है, और आपसे खोज ही पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए, जो पुरापाषाण काल है इसमें औजार बनाने के लिए एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब प्रहार किया जाता था, तो आपने देखा होगा ना कि जब भी आप पत्थर या लोहे, अगर आप लोहे को लोहे से पीटे तो आप देखिए बहुत भयानक चिंगारी आती है। वैसे ही जब पत्थर को आप पत्थर से मतलब पत्थर को जोर से पत्थर पे मारेंगे तो देखिए उसमें भी चिंगारी आती है। तो वही कह रहे हैं कि इसको ना मतलब समझ लीजिए कि ऐसे जो मानव हैं उनको आग के बारे में जानकारी हुई, उसको बेहतरीन तरीके से जो उन लोगों ने यूज़ वगैरह करना सीखा वो तो नवपाषाण काल में है, लेकिन खोज उन्होंने ना पुरापाषाण काल में ही कर ली थी। तो खोज कब हुई और यूज़ कब करना स्टार्ट किया, ये दोनों अलग अलग सेपरेट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन वही वाला है, पहिए का आविष्कार किस टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या ये पुरापाषाण काल है या नवपाषाण या मध्य या ताम्रपाषाण काल। ताम्र तो बिल्कुल नहीं है, इन्हीं तीनों में कोई है। आप बताओ जरा सा क्या हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा, ये जो पहिए का आविष्कार है ना, ये हमारा नियोलिथिक एरा यानी कि नवपाषाण काल की उपलब्धि है। ऑप्शन बी भी मतलब कि एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो नवपाषाण काल में जो पहिए का आविष्कार है ये हुआ है और इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने और सामान ढोने के लिए किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट। कह रहे हैं कि मानव का पहला पालतू पशु कौन था? पता है, जब मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए क्या बोलते हैं एयू का दिया था एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन खूब बनता है कि मानव के द्वारा यूज़ किया गया जो पहला धातु है वो कौन था? तो ये दोनों क्वेश्चंस ना खूब बनते हैं। आज भी ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो एकदम पिद्दी सा है, क्यों पूछा जाएगा एग्ज़ाम में? तो पूछ लिया जाता है। अक्सर हम लोग बहुत डीप में जा कर के पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में क्या आ जाता है, एकदम हल्का क्वेश्चन। तो फिर हम लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं कि अरे! ये क्या? हम तो मतलब मिस्टेक कर गए। ख़ैर आगे देखिए, ध्यान रखिएगा, गाय बिल्कुल नहीं है, ठीक है? गाय भले ही ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मानव के द्वारा जो पहला पालतू पशु था वो गाय ना होकर के क्या था? कुकुर था भैया, कुकुर, ठीक है? और कुकुर मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जो तत्सम शब्द है ना वो कुकुर ही है। हम लोग भले ही आज थोड़ा फैशनेबल होकर के बोले कुत्ता बोलो, डॉग बोलो, लेकिन असली जो वो शब्द है ना वो कुकुर ही है, ठीक है? तो जो हम लोग गाँव में कुकुर, कुकुर कहते हैं, वैसे मैं सही बताऊँ ना तो मैं किसी को गाली देने के लिए कुकुर कहती हूँ बस, बाकी मैं कुकुर नहीं कहती, मैं भी कुत्ता ही कहती हूँ या डॉग कह देती हूँ। खैर आगे देखिए, तो ये जो मानव का पहला पालतू पशु था ये क्या था? कुकुर यानी कि कुत्ता, ठीक है? चलिए आगे देखिए और यहाँ देखिए काँसा यानी कि ब्रॉन्ज, ये किन 2 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? तो ब्रॉन्ज की बात हो रही है। तांबा और लोहा नहीं भाई, ये जो लोहा है ना इसकी तो खोज ही बहुत टाइम बाद हुई थी, ठीक है? तो फिर कह रहे हैं तांबा और जस्ता, जस्ता सोना बिल्कुल नहीं, तांबा और चांदी भी नहीं। इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा तांबा और जस्ता, ठीक है? कॉपर एंड टिन। तो ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ब्रॉन्ज जो है इन्हीं धातुओं को मिला करके बनाया जाता था। और मानव के द्वारा खोजी गई जो पहली धातु है वो क्या थी? बताइए, क्या वो कॉपर थी क्या? बिल्कुल नहीं, वो थी, अब आप सोच रहे होंगे मैम कॉपर ही तो थी। अरे मैं तो सोच रही हूँ देखो तो आप लोग मतलब भ्रमित होते हैं कि नहीं? भाई कॉपर ही थी, ठीक है? तांबा थी। ये देखिए तांबा, तो मानव के द्वारा खोजी गई जो पहली धातु है वो तांबा थी। मानवों ने कांसा जो है वो एक मिश्र धातु बनाया तांबा और जस्ते को मिला करके, ठीक है? आगे देखिए, कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। तो बताइए, क्या देवताओं का घर? बिल्कुल भी नहीं। वीरों की भूमि थी क्या वो? नहीं। अन्न का भंडार भी नहीं है, ये हो जाएगा मृतकों का टीला, ठीक है? तो जो मोहनजोदड़ो है इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे देखिए, तो सिंध प्रांत में मिले एक पुराने गांव को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला या मोहनजोदारो, इसी को कहा जाता है। कोई मूवी भी शायद बनी हुई है, आप लोगों ने मूवी देखी क्या? मोहनजोदड़ो, ठीक है? कह रहे हैं कि यहाँ से नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले, तो आप समझिए कि जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और अभी जो हमारी नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें सिंधु सभ्यता का जो नाम है ना वो उसको चेंज करके कर दिया गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है? चलिए, कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की मुख्य विशेषता क्या थी? ये आपको बताना है। बताइए, क्या थी मुख्य विशेषता उसकी? जैसे मैं पूछती हूँ ना, क्या हाल है आप सभी के? वैसे ही बताइए, क्या विशेषता थी इनकी? ऑप्शंस देख लीजिए। वे टेढ़ी-मेढ़ी गलियों वाले थे। बताइए, क्या इनकी जो गढ़ियाँ मतलब गली वगैरह थी वो नागिन डांस करते हुए बनी थी? नहीं भाई, बहुत ही सुनियोजित सभ्यता ये मानी जाती है। कह रहे हैं कि वे सुनियोजित नगर नियोजन योजना पर आधारित थे। हाँ, बिल्कुल, यही सही हो जाएगा। उनका जो नगर नियोजन योजना है भाई, बहुत ही सुव्यवस्थित था, ठीक है? बी एकदम सही है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, वो आजकल की सुनियोजित टाउन प्लानिंग की तरह ही थे, ठीक है? जहाँ सड़कें सीधी मतलब एकदम सीधी थी और पक्की नालियाँ बनी हुई थी। आजकल तो ज़्यादा ही बेकार टाइप का हो गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? तो 13वां मिनट पे 13वां क्वेश्चन देखिए कि लोथल नामक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश, तो बताइए क्या उत्तर प्रदेश है? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में लेकिन हाँ, एक है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में बनता है जो मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद हुलास है क्या? ज़रा कमेंट करके बताइए, क्या ये हुलास उत्तर प्रदेश में है? ठीक है? चलिए, और इसका जो सही उत्तर है गुजरात नामक जो पूरा स्थल है, ये तो भाई कहाँ कह रहे हैं गुजरात। लोथल नामक जो पूरा स्थल है वो कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है? राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, खूब हमारे एग्ज़ाम में बनता है, मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसका जो सही उत्तर है लोथल कहाँ पे है, वो है गुजरात में। ठीक है, कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लोथल जो है ये डॉकयार्ड से मतलब सिटी था, इट मीन्स गुजरात राज्य में स्थित ये बंदरगाह शहर था। फिर देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रामायण, इंडिका, इंडिका नहीं है बाबू, महाराष्ट्र लगता है भांग खा के बैठे, महाराष्ट्र नहीं है, महाभारत है, सॉरी फॉर दैट। चलिए अर्थशास्त्र, तो अब बताइए कि जो हमारा विश्व है उसका सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। महाभारत और रामायण में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इंडिका और अर्थशास्त्र तो बिल्कुल भी, इसमें तो मतलब कंफ्यूजन होना ही नहीं है। बताइए इन दोनों में, तो ऑफ कोर्स भाई महाभारत हो जाएगा। ठीक है, नाम में ही दिख रहा है पूरा भारत। तो देखिए महाभारत जो है ना वो हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना किन्होंने की थी, महर्षि वेद व्यास जी ने। आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। ज़रा देखो तो कुछ आप लोग पढ़े हैं कि सब भुला गए हैं एकदम। एक जो क्वेश्चन आ रहा है ना इसमें आप बहुत तेज़ी से कंफ्यूज होंगे, खैर मेरे साथ हैं तो मैं कंफ्यूजन दूर करके ही जाऊंगी। तो कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण या फिर अशोक के सारनाथ स्तंभ। तो यहाँ पे जानते हैं कैसे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मूल रूप से ये जो सत्यमेव जयते है वो तो उपनिषद से लिया गया है। और कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन से, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप, कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है, वही मैं सोच रही हूँ कि कहाँ गलत हो रहा है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो लिया हुआ है वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया है। तो आपसे ना हमारा जो SCERT की पुस्तक है जहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की सदा विजय होती है, इसको हमने अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया है। लेकिन मूल रूप से हमने कहाँ से लिया है, तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा भारत का राज्य चिन्ह है, यानी कि जिसमें 4 सिंह हैं और एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, और इसी के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और ऑफिशियली मतलब ओरिजिनली हमने इसको कहाँ से लिया है, तो भाई जाहिर सी बात है हमने बता दिया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। फिर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये ऋग्वैदिक एरा से बना हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में विश किसे कहा जाता था। आई विश, मतलब वो वाली विश नहीं जिसमें हम लोग सोचते हैं कि आई विश ऐसा हो जाए, नहीं नहीं वो वाली बात नहीं हो रही है। बताइए, राजा को बिल्कुल नहीं, राजा को तो विशपति कहा जाता था ना शायद। जरा बताइए क्या राजा को विशपति कहते थे क्या। और फिर कह रहे हैं जन के साधारण लोगों को या फिर पुरोहित को, ऑफ कोर्स हो जाएगा, जो जन के साधारण लोग हैं उन्हें कहा गया है ऋग्वैदिक काल में विश। ठीक है, आगे देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, और हाँ प्रमुख लोगों को क्या कहा गया है, राजन। ठीक है, इनके अलावा बाकी जो नॉर्मल जनता है जैसे हम और आप, इनको क्या कहते थे, विश कहते थे। ये देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है कि विश जो हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये किस वेद से लिया गया है। बताइए कौन से वेद से लिया है। क्या इन्हें हमने सामवेद से लिया है, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। अरे बाबू, ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है, कौन सा, जो तीसरा मंडल है वहाँ से लिया है। और इनके रचयिता का नाम पूछ लिया जाता है तो आप याद रखना विश्वामित्र जी हैं। कौन है, विश्वामित्र जी हैं। तो एकदम दिमाग में बिठा के रखिए कि जो गायत्री मंत्र है, किसको किसको गायत्री मंत्र आता है, मुझे आता है थोड़ा सा ही। ठीक है, चलिए पूरा आता है। तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहाँ पे मिलता है आपको, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में बता ही दिया हमने कि ऋषि विश्वामित्र के द्वारा वो लिखा गया है। फिर क्या है कि वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बलि मतलब आओ फरसे के नीचे रख के जानवर को काट के बलि चढ़ा दी जाएगी। अब जैसे कल नवमी थी, बहुत सारे लोगों ने बलि वगैरह किया होगा, हालांकि मेरे यहाँ तो नहीं हुई भाई। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि बलि वगैरह की जो प्रथा है ना, पुराने ज़माने में लोग किया करते थे, अब बहुत हो गया, बस बंद होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम किसी एक परंपरा को फॉलो करते रहते हैं तो हमें लगता रहता है कि नहीं वही वही अंतिम सत्य है, ऐसा तो होना ही चाहिए, हमारे भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। पर आप सोचो कि नेचर जिन्होंने इस पूरी धरती को बनाया है वो भला क्यों इस बात से प्रसन्न होंगे कि तुम हमें किसी जीव को मार करके चढ़ाओ। क्यों मतलब क्यों भगवान इससे प्रसन्न होते होंगे, कोई लॉजिक ही नहीं समझ आता। लेकिन फिर भी देखिए लोग नवमी को
मतलब कि जानवरों की बलि देते हैं। भाई मुझे तो नहीं समझ आता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बाकी राम जाने। अंतिम सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता, उलझना भी नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, आप जहाँ तक हो सके बचिए इन सब चीज़ों से, ठीक है, अंधविश्वासों से। मैं तो यही मानती हूँ कि नेचर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तुम हमें किसी जीव जंतु की बलि चढ़ा करके दो, उनकी हत्या करो हमारे सामने। जो नेचर का काम है बनाना, बिगाड़ना नहीं। वो तो उन्होंने तो सारे जो है जीव जंतुओं को एक ही नज़र से देख करके बनाया होगा ना। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, उसके लिए पहले आप विकल्प देखिए। पशु हत्या करना तो नहीं, ये तो भाई वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कह देते हैं कि बलि इट मीन्स पशुओं की हत्या करना, नहीं। राजा को दिया जाने वाला जो शैक्षिक उपहार होता था, मतलब जो प्रजाजन है, जब वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से शासक को कोई उपहार देते थे तो उसको कह दिया जाता था बलि, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या चीज़ें ये लोग उपहार में देते थे, घी दे देंगे, गाय दे दिए, सोना वगैरह दे दिए, और इसी को कहा जाता था बलि, ठीक है। मैंने पता नहीं कहाँ से पढ़ा सुना है कि जो हम लोग अग्र राशन निकालते हैं, आपने देखा होगा जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, हम लोग तो नहीं, घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो वो लोग ना भोजन करने से पहले थोड़ा-सा अग्र राशन निकालते हैं। कुछ लोग केवल और केवल एक टुकड़ा रख देते हैं, मेरे पापा तो पूरी रोटी ही रखते हैं। तो ये भी मतलब कहीं मैंने पढ़ा है कि इसको भी बलि कहा जाता है। अब सच क्या है ये तो राम जाने, लेकिन यहाँ पे इतिहास के रूप में जो है ये आप जाने रहिए कि राजा को दिए जाने वाला जो स्वैच्छिक उपहार था उसको बलि कहा जाता था ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि जैन धर्म के जो 24th तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें तीर्थंकर, वे कौन थे। तो भाई ऋषभदेव बिल्कुल भी नहीं, पार्श्वनाथ नहीं, गौतम बुद्ध तो जैन धर्म से बिलोंग ही नहीं करते। इन्होंने तो अपना एक अलग ही धर्म चलाया और वो है बौद्ध धर्म, तो इनसे तो कोई मतलब दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वर्धमान महावीर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा विकल्प वर्धमान महावीर, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं ये। तो देख लीजिए भाई, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, ठीक है। चलिए, मतलब गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था ये बताइए। और ये क्वेश्चन ना यूपी के ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ पे ना पूछा गया हो, मतलब जितने स्टार्स आप लगा सकते हैं उतना कम है। तो कह रहे हैं कि लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर। कुशीनगर में तो दरअसल उनकी हुई थी मृत्यु, ठीक है, क्या हुई थी, मृत्यु। तो ये तो हो जाएगा मृत्यु, तो ये तो नहीं है। लुम्बिनी भी नहीं है, बोध गया भी नहीं है, ये हो जाएगा हमारा सारनाथ। क्या हो जाएगा, सारनाथ। और कहाँ पे दिया था, तो भाई पीपल के पेड़ के नीचे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यहीं पे बैठ के उपदेश भी दिया होगा, है कि नहीं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे भगवान महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो ऋषिपत्नम सारनाथ में दिया था, और जिसे इस घटना को ना एक नाम दिया जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे, ये आपको बताना है। 12, 14, 16 या फिर 18। षोडश महाजनपद कहा जाता है, तो समझिए षोडश इसमें मतलब इट मीन्स क्या होगा, ऑफ कोर्स 16 हो जाएगा। तो 16 महाजनपद थे, ठीक है। और मगध महाजनपद तो भाई अग्रणी था, मतलब कई सारे जनपद मिल करके मतलब कि महाजनपद बनाते थे, और मगध महाजनपद जो है वो एकदम अपने आप में ही सबसे पावरफुल था, ठीक है। तो देख लीजिए 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था, जिसमें मगध सबसे मतलब शक्तिशाली बनकर के उभरा था, ठीक है। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, क्या ये बिंदुसार है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सम्राट अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद। दरअसल ये घनानंद है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम क्या था, ये घनानंद है, ठीक है, इनको हरा करके 322 ईसा पूर्व में क्या किया था, मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी ये भी महत्वपूर्ण है, 322 ईसा पूर्व में। ये देखो दिख गया आपको उत्तर पहले ही। कह रहे हैं कि अशोक का धम्म किस भाषा में लिखा गया था, बताइए क्या ये संस्कृत है। संस्कृत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। पाली, प्राकृत या फिर हिंदी। हिंदी और संस्कृत बिल्कुल नहीं है, पाली और प्राकृत में कंफ्यूजन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो जाएगा हमारा प्राकृत, ठीक है। तो ये जो धर्म शब्द है इसी का ये प्राकृत वर्जन है धम्म। तो ध्यान से देखिए, सम्राट अशोक ने अपने संदेश आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत में चट्टानों और खंभों पर खुदवाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इतने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, मैंने एक सिंगल टाइम नहीं कहा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो हाइप ज़रूर कर दीजिए। आप लोग हाइप करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, आप लोग चाहते हैं कि जो हमारी मेहनत है उसे अन्य लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आप लोग प्लीज़ हाइप कर दिया करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। देखते हैं कि आप लोग कितना हाइप करते हैं, क्योंकि आप हाइप करेंगे ना तो वीडियो अपने आप ही जो है
बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगी, आपको फिर शेयर वगैरह करने की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कृपया करके हाइप कर दिया करिए। चलिए आगे देखिए कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? मुझे पता है आप सारे लोग जानते होंगे इसको। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। ऑफ कोर्स चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होंगे। हमको तो आपने सोचा होगा अरे! चंद्रगुप्त प्रथम ही है क्या? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है, समुद्रगुप्त हो जाएँगे, ठीक है? तो भारत के नेपोलियन किनको कहा जाता है? समुद्रगुप्ता को, ठीक है? आगे देखिए, क्यों कहा जाता है? तो हम समझ ही रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा विजय वगैरह किए होंगे इसी वजह से, और इनका वर्णन जो है ना वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। जैसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किनसे रिलेटेड है, तो आप कहना किसी और से नहीं, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। फिर देखिए, मेहरौली का लौह स्तंभ किस वंश की वैज्ञानिक प्रगति का नमूना है? बताइए, क्या ये मौर्यन वंश का है, कुषाण या गुप्ता या फिर वर्धन? बताइए क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये गुप्ता वंश हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है, ठीक है? और ये कहाँ पे है? दिल्ली का है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों ये महत्वपूर्ण है दिल्ली का मेहरौली का जो लौह स्तंभ है? क्योंकि 1600 साल हो गए उसको बनाए हुए, उसके बाद भी आप देखिए उसमें जंग नहीं लगा है। मतलब उस टाइम का जो धातु विज्ञान है वो कितना डेवलप्ड रहा होगा। हम लोगों के यहाँ अभी लोहे का आप कोई सामान रख दो, तुरंत उसमें जंग लग जाता है। हमने एक छोटी-सी कढ़ाई ली हुई है और उस पे ना हम उसको खाना बनाए, थोड़ी देर के लिए रख दो, उसमें जंग लग जाता है। सोचो पहले कि आज से 1600 साल पहले कुछ मतलब बनाया गया और लोहे का, और उसमें आज तक जंग नहीं लगी। हम लोगों का लोहा, उस टाइम का लोहा, मतलब देखिए कितना अंतर है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि सम्राट अशोक ने युद्ध नीति का त्याग किया किस युद्ध के बाद में? बहुत महत्वपूर्ण है। मगध युद्ध नहीं होगा, वैशाली भी नहीं होगा, कुरुक्षेत्र 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 की तो बात ही अलग है। खैर, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कलिंगा। और ये वही कलिंगा है जिसको आज वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है। क्या कहते हैं? उड़ीसा, ठीक है? उड़ीसा। तो उड़ीसा को ही जीतने के बाद, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद, जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने कहा कि ना बाबू, अब अपने बस का नहीं है। अब तो हम युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति को ही फॉलो करेंगे, ठीक है? मतलब कि एक ऐसा शासक जिसने युद्ध को त्याग दिया जीतने के बाद भी, मतलब करेजा होई चाहे भैया ये सब करे खाती, आसान थोड़े ना है कि मतलब उस टाइम पे तो ये होना चाहिए कि देखो मैंने इतने सारे लोगों को तबाह कर दिया। अगर जो मतलब बहुत ही घमंडी टाइप के शासक होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं, मेरे सामने कौन टिकेगा, मैंने इतने सारे लोगों को एकदम नींद में सुला दिया, इतना हाहाकार मचाया हुआ है, अब तो आगे बढ़ेंगे, आगे के जो मतलब कि तट हैं उनको भी जीत लेंगे। लेकिन देखिए अशोक का जो हृदय था वो कैसे पसीज गया, और उन्होंने कहा कि ना, अब ये सब नहीं चलेगा। अब हम युद्ध नीतियों को त्याग करके क्या करेंगे? धम्म नीति की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है? और इसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, जिसको देख करके जो अशोक जी हैं उनका हृदय हो गया परिवर्तन। और इसके बाद उन्होंने भेरी घोष की जगह क्या किया? धम्म घोष को अपनाया और कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ले ली। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सेलुकस, मिनांडर यानी कि मिलिंद, या फिर कनिष्क या रुद्रदामन? इंडो ग्रीक की बात हो रही है। तो ध्यान से देखिए, मिलांडर यानी कि मिलिंद है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम भारत में शासन करने वाले यूनानी राजाओं में मिनांडर जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, और उन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर के क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और आपको पता है मिनांडर और जो नागसेन है इनके मध्य एक संवाद हुआ था। मिलिंद पन्हो मेरे ख्याल से उसका नाम है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो मिलिंद पन्हो है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, पाली प्राकृत में कुछ है, आप मुझे कमेंट करना। चलिए, और हाँ, जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ ना, भले ही आपको ना आए, आप उसे गूगल करके कमेंट किया करिए, इससे बहुत टाइम तक जो चीज़ें हैं वो आपको याद रहेंगी। फिर देखिए, कह रहे हैं शक संवत की शुरुआत किसने और कब की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने तो की ही नहीं थी, तो इस ईयर को तो भूल ही जाइए। कनिष्क या फिर विक्रमादित्य या फिर हर्ष? बताइए कौन हो जाएंगे? तो ऑफ कोर्स ये कनिष्क हो जाएंगे। और कब किए थे? 78 ईस्वी। ध्यान से, हाँ, ईसा पूर्वी की बात नहीं है, ईस्वी की बात है। अर्थात शक संवत की जो शुरुआत है ये कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी, ठीक है? तो ध्यान से देख लीजिए, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, और इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। आज भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो इसी संवत पर आधारित है। आगे देखिए, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसका आयोजन किसके टाइम पीरियड में हुआ था? अभी कल की वीडियो में मैंने दूसरी जो बौद्ध संगीति है उसके बारे में बताया था, और उसके साथ साथ मैंने सारी बौद्ध संगीतियों के बारे में बता दिया था। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार हमारे यूपी टेट में क्वेश्चन बना हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने ये करवाया भी है। तो आप बताइए, जो चौथी बौद्ध संगीति है इसका आयोजन किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो
अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या कालाशोक। ध्यान रखिएगा इन चारों ही शासकों के टाइम पीरियड में कोई ना कोई बौद्ध संगीति हुई थी। तो इस मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं केवल और केवल आपको ये बता के निकल जाऊँ कि भाई इसका उत्तर क्या होगा, तो आगे अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ना, आप फट से कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन मैं सब बता के जाऊँगी। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी, ठीक है? दूसरी जो हुई थी कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई थी, तीसरी हुई थी अशोक के समय में और चौथी हुई थी कनिष्क के समय में, ठीक है? तो अजातशत्रु के समय में पहली हुई, दूसरी हुई कालाशोक, तीसरी हुई अशोक और चौथी हुई कनिष्क के टाइम पीरियड में। फटाफट मैं आपको बता देती हूँ, इसके लिए एक मैंने ट्रिक्स बना के रखी है कि कहाँ पर हुई थी। तो उसके लिए जो ट्रिक्स है वो है RVPK, ठीक है? क्या है RVPK? R इट मीन्स वैशाली, सॉरी, आर इट मीन्स राजगीर या राजगिरी, ठीक है? राजगृह या राजगीर। तो आर मतलब राजगीर या राजगृह। तो पहली जो बौद्ध संगीति है अजातशत्रु के टाइम पीरियड में राजगृह में हुई थी। दूसरी जो हुई थी ना वो वैशाली में हुई थी, ठीक है? तो वी फॉर वैशाली, ठीक है? और किसके टाइम पीरियड में हुई? तो कालाशोक के टाइम पीरियड में। तीसरी हुई अशोक के समय में और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। लास्ट बचा हमारा के, और के से हो जाएगा कश्मीर, और कश्मीर में कनिष्क के शासन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है? तो आगे देखेंगे हम लोग, इसका जो उत्तर है वो मैंने आपको बता दिया भाई, कनिष्क। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक पॉइंट है, जो हम लोग देखते हैं ना कि जो बौद्ध धर्म है वो दो पंथ में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। वो इसी चौथी बौद्ध संगीति के बाद ही डिवाइड हुआ था। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। कह रहे हैं कि गांधार कला किन दो शैलियों का मिश्रण है? भारतीय और चीनी। भाई चीनी वीनी बिल्कुल नहीं है। ईरानी भी नहीं है। रोमन, यूनानी और रोमन, तो भारत का कहाँ गया फिर? तो जाहिर सी बात है भाई, हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो भारत की तो कला होनी ही चाहिए ना। तो भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है गांधार कला शैली, ठीक है? तो ध्यान से देख लीजिए, कुषाण टाइम पीरियड में जो मूर्ति कला है उसकी एक नई शैली डेवलप्ड हुई, ठीक है? और इसी को कहा गया गांधार कला, और इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से तराशा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहे हैं कि गुप्ता वंश के पहले शक्तिशाली शासक कौन थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी जो उपाधि धारण की थी? आपको पता है गुप्ता टाइम पीरियड के जो शासक हुए उन्होंने ना बहुत भारी भरकम जो उपाधियां हैं वो धारण की थी। ऐसे ही कौन से वो शासक है जिन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, वो आपको बताना है। शिरोगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान रखना, जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं इनके द्वारा सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये उत्तर जो मैं आपको बता रही हूँ ये यूपी बोर्ड की जो हमारी पुस्तक है वहां से बता रही हूँ, ठीक है? कहीं कहीं हो सकता है कुछ और आपको देखने को मिल जाए, लेकिन मैं एकदम ऑथेंटिक चीजें आपको बता रही हूँ। चलिए आगे देखिए, हालांकि गुप्ता वंश की जो स्थापना है वो किन्होंने की थी? श्रीगुप्त ने। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश के पहले स्वतंत्र और प्रभावशाली शासक माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना अभी हमने बताया था कि भाई ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। किसने की थी? हरिशेन ने की थी, ठीक है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन, इन्होंने इलाहाबाद अर्थात प्रयाग के स्तंभ पर समुद्रगुप्त की विजयों का गुणगान किया, और जिसको क्या कहा गया? प्रयाग प्रशस्ति नाम दिया गया। आगे देखिए, कहना है कि किस गुप्ता शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य की बात हो रही है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। दूसरा वाला विकल्प एकदम सही है, ठीक है? और हाँ, नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और आखिरकार इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? तो भाई इसके लिए भी आप जाने रही है कि इन्होंने ना शकों को पराजित किया और उसके बाद खुद ही कहा कि भैया आज से हम क्या कहलाएंगे? विक्रमादित्य कहलाएंगे। और उनके दरबार में नवरत्न कहा रहा करते थे। एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि भारत देश में ऐसे 14 शासक हुए, यानी कि ऐसे 14 शासक हुए जिन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कहना है चीनी यात्री फाहियान ये किसके टाइम पीरियड में भारत आए थे? हमारे पास ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क। फाहियान की बात हो रही है, चीनी यात्री थे। बताइए क्या हो जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, और पता है महत्वपूर्ण केवल इस लिहाज में नहीं है कि किसके टाइम पीरियड में है, महत्वपूर्ण इस लिहाज में भी है कि इनको क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में जो आया, अगर आपको ये पता है तो फिर आपको समझ आएगा ना कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य का पहले टाइम था, तो उस टाइम पीरियड में जो भी आए होंगे चीनी यात्री वो पुराने माने जाएंगे। तो जब क्रमवार तरीके से यानी क्रोनोलॉजी हमसे पूछी जाती है तो उस टाइम के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को दिमाग में बिठाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके टाइम पीरियड में चीनी यात्री फाहियान भारत में आए थे, और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भी कोई आया था, उसका नाम है वेनशांग। क्या है? वेनशांग नाम है, ठीक है?
आगे देखिए, तो जो फाहियान है ये एक बौद्ध भिक्षु थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भारत आए थे। आगे देखिए, कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम जैसी जो महान कृतियां हैं वो कौन लिखे थे, तो भाई कालिदास जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही है। तो कालिदास जो है ये गुप्ता टाइम पीरियड के सबसे प्रसिद्ध कवि और नाटककार माने जाते हैं और इन्हें कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शून्य और दशमलव पद्धति का आविष्कार किस काल की देन है और किसके द्वारा इसकी आविष्कार की गई थी, इसको तो आगे देख लेंगे। यहाँ बताइए, मौर्यन, कुषाण, गुप्ता या फिर राजपूत, बताइए। देखिए, राजपूत काल जो है ना ये आपको मध्यकाल में देखने को मिलेगा। एंशियंट से इसका वैसे ही कोई मतलब जो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और इसका सही विकल्प जो है ना वो हो जाएगा गुप्ता टाइम पीरियड। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुप्ता टाइम पीरियड। तो गुप्ता का मतलब टाइम पीरियड में आप देखिए हमारे यहाँ गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, इनके द्वारा शून्य के सिद्धांत और दशमलव पद्धति का विकास किया गया। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमते ही है। ये देखिए, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अक्सर हम लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है अगर हर्षवर्धन दिया रहे थे तो, लेकिन आप ध्यान रखना हर्षवर्धन नहीं है। ये जो है ना वेनशांग या बाणभट्ट या फिर रवि कीर्ति, बताइए कौन हो जाएंगे उत्तर। तो बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित है वो लिखा गया था, दूसरा वाला विकल्प एकदम सही है और ये उनके जीवन और उनके शासन से रिलेटेड पुस्तक थी। कह रहे हैं सम्राट हर्षवर्धन पर हर साल में क्या करते थे, हर 5 साल में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करते थे। कहाँ पर, तो भाई कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग या फिर पाटलिपुत्र, ऑफ कोर्स अपना जो प्रयाग है वहाँ हो जाएगा। तो हर्ष जो है वो काफ़ी दानवीर थे, हर 5वें वर्ष प्रयाग यानी इलाहाबाद में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे और अपना सर्वस्व दान कर देते थे। इसी वजह से तो हर्षवर्धन के बाद उनका नाम निशान कहीं नहीं दिखता कि हर्षवर्धन के बाद ये कितना टाइम तक साम्राज्य चला था। भैया जब कुछ बचेगा ही नहीं तो साम्राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। ग्रो करने के लिए ना इकोनॉमी जो है डेवलप्ड होनी बहुत ज़रूरी है। आप दान दो, इतना मत दान दो कि आपका ही नामो निशान मिट जाए, आप खुद ही एक दिन भिखारी की कंडीशन में आ जाओ। भैया कहते हैं कि दान देने से घटता नहीं, आप केवल दान ही देते रहोगे तो कैसे नहीं घटेगा, एक दिन घट ही जाएगा। हर्षवर्धन प्रमाण है। खैर आगे देखिए, कह रहे हैं कि चीनी यात्री भेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। तो ध्यान रखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी में वेनसांग ने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण किया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आए थे और उन्होंने नालंदा जो कि कहाँ पे है, बिहार में, यहाँ पे कई वर्षों तक रह करके बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। पल्लव वंश की राजधानी का नाम क्या है, तंजौर, कांची, महाबलीपुरम या फिर मदुरै। भाई जो मदुरै है ना ये जो पांड्य राजवंश है, पांड्य राजवंश उनकी राजधानी थी। बताइए क्या मैं गलत कर रही हूँ। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा कांचीपुरम। ठीक है, तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। तंजौर तो भाई ऐहोल राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, किसकी, ऐहोल राजवंश की। महाबलीपुरम के तो मंदिर हैं। तो देख लीजिए, दक्षिण भारत के शक्तिशाली जो पल्लव शासक हैं उनकी राजधानी थी कांची या कांचीपुरम और इन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। फिर देखिए, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षा, नरसिंह वर्मन या फिर राजराज प्रथम। ऑफ कोर्स पुलकेशिन द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, ऐहोल अभिलेख जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो चालुक्य वंश के प्रतापी शासक नाम क्या है उनका, पुलकेशिन द्वितीय। ये नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करने में कामयाब रहे। इन्होंने कहा चलो हटो भैया, जाओ अपने नॉर्थ इंडिया में शासन करो, कहाँ आप साउथ इंडिया में प्रवेश करने के बारे में सोच रहे हो। और इस विजय का जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है, इसी ऐहोल अभिलेख से। फिर देखिए, चोल काल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, भाई क्या कहती थी, क्या ये थी क्या या फिर ये। ठीक है, बताइए क्या मंडलम थी, वलनाडु, कुरुम या ग्राम संघ या फिर नाडु। तो भाई सबसे छोटी इकाई की बात हो रही है ग्राम प्रशासन। तो प्रशासन की बात है, एक आदमी तो करेगा नहीं, तो इसका मतलब है संघ से रिलेटेड होगा अर्थात कुरुम हो जाएगा। आपको ना ये वाला शब्द याद रखना है, कुरुम। तो ध्यान से देख लीजिए, चोल शासन अपनी स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए काफी जाने जाते थे। ग्रामों के समूह को क्या कहते थे, कुरुम। फिर देखिए, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राष्ट्रकूट के वो प्रसिद्ध शासक थे दंती दुर्ग। ठीक है, कौन हो जाएंगे, दंती दुर्ग। लेकिन जो दंती दुर्ग है ना उन्होंने मतलब कैलाश मंदिर का निर्माण नहीं करवाया। दंती दुर्ग प्रसिद्ध शासक है इस वजह से क्योंकि इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। क्या की थी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने का काम किया था किन्होंने, दंती दुर्ग ने। और हमारे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भैया एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किन्होंने बनवाया। मैं फटाक से मुझे लगा कि भैया यही तो नहीं है दंती दुर्ग, फिर मुझे याद आया कि नहीं नहीं,
जो कृष्णा प्रथम है उन्होंने भी तो कुछ किया था, तो उन्होंने यही किया था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है स्थापत्य कला का नमूना है। सारे जो है मंदिर है ना वो सब स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने ही हैं, केवल यही नहीं कह रहे जिसे पूरी तरह से एक ही पहाड़ी को काट कर मतलब ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, जब एकाश्मक जो मंदिर होते हैं ना उनको दरअसल नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे ही बनाया जाता है। उसको कलाकारी करने में थोड़ा सही रहता है। आजकल हम लोग जो ईंट की मतलब मंदिर बनाते हैं, देखिए उसको हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, लेकिन एकाश्मक मंदिर जो है वो ऊपर से शुरू होती थी, नीचे तक आती थी। और एकात्मक मंदिर का मतलब समझ ही रहे होंगे मेरे ख्याल से आप, कि एक ही पत्थर है उसी को तराशा गया है। कह रहे हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये भाई गंग वंश हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे? गंग वंश, यानी विकल्प बी सही है। और नाम क्या था उन शासक का? राजा नरसिंह देव प्रथम। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पे? तो वो उड़ीसा में है, ठीक है। और इसी को ना ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा। फिर देखिए, तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 ईस्वी, ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो पहला युद्ध की बात हो रही है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, ये बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और 1191 में जो पहला युद्ध हुआ था इसमें तो पृथ्वीराज चौहान हारे नहीं थे, जीत गए थे, लेकिन दूसरा जो हुआ 1192 में उसमें जो है पराजित हो जाते हैं। आगे देखिए, और हमने बता ही दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में किस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां अंकित हैं? ये आपको बताना है। क्या ये बोरोबुदूर है, अंकोर वाट है, पशुपतिनाथ है, या फिर बृहदेश्वर मंदिर है? तो ये हो जाएगा हमारा अंकोर वाट। ऑलरेडी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारे यूपी टेट के एग्जाम में। तो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। और इसकी दीवारों पर देखिए भारतीय महाकाव्यों के जो चित्र हैं वो बने हुए हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? तो हमारे पास जो विकल्प हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मक्का है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म आप देखिए 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? अरब के मक्का शहर में। और यहीं से जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार हुआ। कह रहे हैं भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम शासक कौन था? ये ध्यान रखिएगा, 712 ईस्वी में पहला सफल मतलब कि होता है ना आक्रमण माना जाता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, ठीक है। और पहली बार जो हम लोगों के यहाँ जजिया जैसा जो टैक्स है वो इसी के द्वारा लगाया गया था। कहाँ पर? ऑफ कोर्स जहाँ पे ये हमला करेगा, अर्थात सिंध में। आगे देखिए, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद यानी तहकीक हिंद के लेखक कौन है? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, अमीर खुसरो, बिल्कुल भी नहीं। अलबरूनी, फिरदौसी, इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इस पुस्तक के लिए नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाए अलबरूनी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी वाला एकदम सही है। इब्न बतूता जो है ना वो मोरक्को के यात्री थे। आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 और 2 मतलब 1 दोनों में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था। तो याद रखिएगा ये मोरक्को से आया हुआ था। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, उसका नाम है किताब उल रहला, और उसको केवल और केवल रहला लिख कर के आ जाता है। तो आप याद रखना ये महत्वपूर्ण है लेकिन दूसरी चीज़ के लिए। और इसका जो सही उत्तर है किताबुल हिंद, ये तो अलबरूनी की पुस्तक है, ठीक है। और इस पुस्तक में इन्होंने भारत के जो रीति रिवाज, खगोल विज्ञान, गणित, इन सब का विस्तृत वर्णन किया है। और किसके साथ भारत में आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हाँ, 50वें नंबर का ये क्वेश्चन है, अर्थात हम लोगों ने 50% जो यात्रा है वो तय कर ली है, ठीक है, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस कला शैली में बने हुए हैं? देखिए, मंदिर निर्माण की ना 3 शैलियां हैं जो आपको एकदम दिमाग में बिठा के रखनी है। कौन कौन सी? एक तो है हमारी नागर शैली, और दूसरी है हमारी द्रविड़ शैली, और तीसरी है हमारी बेसर शैली। जो नागर शैली के मंदिर हैं ये नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के जो मंदिर हैं इस शैली में बने हैं। द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत की शैली है, ठीक है। और बेसर शैली ये मतलब मध्य भारत की शैली है। तो आपको बताना है कि जो महाबलीपुरम है, आपको पता है महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं ये दक्षिण भारत में है। कहाँ पे हैं? दक्षिण भारत में। तो आराम से समझ गए होंगे कि भाई ये द्रविड़ शैली में बनी है, यानी कि ऑप्शन बी वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है।
तो ध्यान से देख लीजिए, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। पल्लवकालीन रथ मंदिर इसी शैली की प्रारंभिक विशेषता दर्शाते हैं। तो 50 क्वेश्चन हो गए, आप केवल 50 एमसीक्यू ही और बचे हुए हैं। तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि अभी तक अगर आपने वीडियो को हाइप नहीं किया है तो प्लीज़ बाबू वीडियो को हाइप कर दीजिए, ठीक है, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए आपको जुनून पढ़ाई का चैनल से बेहतरीन कोई चैनल नहीं मिलेगा। चैनल तो बहुत सारे हैं, आपको 1000 एमसीक्यू में एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब 1000 एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे, उसमें से अगर एक एमसीक्यू एग्जाम में आ गया तो कहेंगे देखो मेरे पढ़ाई में से आया। पर मैं बता रही हूँ, केवल वही बताया जाएगा जो एग्जाम में आता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू का कंटेंट ही नहीं लाना। क्यों? क्योंकि हम केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सोर्स को फॉलो करते हैं, इसके अलावा हम कोई सोर्स ही नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अक्सर यूट्यूब पे क्या चल रहा है ना, ज्ञानी बनाने की जो परंपरा है वो चल रही है यूट्यूब पे। मैं भी यूट्यूब की ही स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से। यही सब झेल के ही मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे काम करूँ जो केवल और केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो बच्चों का इतना शोषण किया जा रहा है उनको बोरा भर-भर के कंटेंट देने का, उससे थोड़ा मैं बचा सकूँ। मैंने बस एक प्रयास स्टार्ट किया है। ख़ैर आगे देखेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के किस राजवंश के पास एक बहुत बड़ी का इट मीन्स बहुत ही पावरफुल जल सेना थी, या इसी को हम लोग नेवी कहते हैं अंग्रेजी में। पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या फिर चालुक्य, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि भाई चोल वंश की नौसेना बहुत ही मजबूत थी, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा चोला वंश, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से देख लीजिए, चोल शासक विशेषकर जो राजराजा प्रथम हैं और इसके साथ साथ जो राजेंद्र चोल हैं, इनके पास ना बहुत ही शक्तिशाली नौसेना थी, ठीक। आगे देखिए, इसी नौसेना के बल पे ये लोग ना श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी विजय कर लिए, क्योंकि उधर जाने के लिए हमारे पास रोड वाला मार्ग तो नहीं था, तो ये लोग जाएंगे कैसे? जल से ही जाएंगे। तो जल में जाने के लिए भैया उस तरह की आपकी नेवी तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। फिर देखिए, तंजावुर का जो विश्व प्रसिद्ध राजराजेश्वर अर्थात बृहदेश्वर मंदिर है, ये किन्होंने बनवाया? राजेंद्र चोल, राजा प्रथम नरसिंह वर्मन या विक्रमादित्य। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएंगे हमारे राजा प्रथम, ठीक है। तो दक्षिण भारत का मतलब कि दक्षिण भारत के शासक थे राजा प्रथम, इन्हीं के द्वारा ये जो राजराजेश्वर अर्थात बृहदेश्वर मंदिर है वो बनवाया गया था, ठीक है। किस वंश से बिलोंग करते थे? तो चोला एम्पायर से बिलोंग करते थे। तंजावुर, जिसको तंजौर कहा जाता है, वहाँ पे। और ये मंदिर किनका है? भगवान शिव जी का मंदिर है, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? बहुत इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, पर आज के बाद मत कंफ्यूज होइएगा। गुप्ता, पाल, वर्धन या फिर सेन। तो आप ध्यान रखना कि गुप्ता वंश के शासक इससे बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेंगे, वर्धन और सेन भी नहीं। पाल वंश के शासक, इनके द्वारा बनवाया गया था विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, वो कौन है? पाल वंश के शासक, ठीक है। तो कौन, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, धर्मपाल, ठीक है। तो पाल वंश के जो शासक हैं धर्मपाल, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे बनवाया गया है? तो बिहार में, ठीक है। नाम क्या है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और ये बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखिए, सूर्य मंदिर। तो हमने एक सूर्य मंदिर देखा उड़ीसा में, कोणार्क, ठीक है, जिसे हम लोग ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। दूसरा एक सूर्य मंदिर है कश्मीर में, जिसको प्रसिद्ध मतलब कि जो किनके द्वारा बनवाया गया, यही हमारे एग्जाम में पूछा गया है और हमारे यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध मार्तंड्य सूर्य मंदिर जो कि कश्मीर में है, उसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये ललितादित्य मुक्तापीठ हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए वाला एकदम सही है। तो ध्यान से देख लीजिए, 8वीं शताब्दी में अनंतनाग में बनवाया गया था ये भव्य मार्तंड सूर्य मंदिर, ठीक है। और किन के द्वारा बनवाया गया, ये तो क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देख लिया। यहाँ देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कल्हड़? बिल्कुल नहीं, इनकी तो राज तरंगिणी है। बाण भट्ट नहीं हो जाएंगे, बिल्हड़ भी नहीं होंगे, ये हो जाएंगे जयदेव, ठीक है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो आप याद रखना, जयदेव की है गीत गोविंद। आपको पता है पुस्तकों को लेकर के ना आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे पूछते हैं, 4 पुस्तक का नाम इधर रख देंगे, 4 इधर रचयिता का नाम आपको बताना होगा कि चलो मिला करके बताओ, ठीक है, कूट के माध्यम से। तो इस वजह से जो पुस्तकें दी हुई हैं हमारी बुक्स में, उनके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, और उसके पहले ना आप जयदेव का थोड़ा व्याख्या वगैरह देख लीजिए कि बंगाल के सेन वंश के शासक राजा लक्ष्मण सेन, इनके दरबारी कवि थे जयदेव जी, और यहाँ इन्हीं के द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद। आगे देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि मध्यकाल में भारत और अरबों के मध्य व्यापारिक संबंधों के कारण अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? बताइए, जो अरब वासी हैं उन्होंने भारतीयों से क्या ऐसा सीख लिया? तो भाई अंक और शून्य का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
लोग इसकी व्याख्या भी देख लेंगे कि जो अरब लोग थे यानी कि अरबों ने भारतीयों से सीखा क्या, अंक और शून्य, ठीक है, इसके बारे में उनको जानकारी हुई, साथ में जो खगोल शास्त्र है उसके बारे में भी उनको पता चला और उन्होंने भारतीय अंकों को देखिए हिंदिशा कहा, क्या कहा, हिंदिशा कहा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय अंकों को हिंदिशा किसके द्वारा कहा गया, तो आप कहिए मतलब आप कहिएगा भाई अरबों के द्वारा कहा गया, ठीक है, और इसको फिर उन्होंने यूरोप तक पहुंचाने का काम किया। मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो यूरोप की लैंग्वेज है या हम लोग कहते हैं ना कौन सी लैंग्वेज, मतलब जो रोमन अंक है कुल मिला करके, तो ये जो रोमन अंक है आप समझिए कि इनमें ना शून्य था ही नहीं, ठीक है, तो हम लोगों के द्वारा ये दिया गया शून्य। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन कि खजुराहो के मंदिर किस शैली के उत्कृष्ट एग्जाम्पल हैं। द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेशर या फिर गांधार। खजुराहो ये कहाँ पे होगा, एमपी, एमपी आता है अपना नॉर्थ इंडिया में, तो ये हो जाएगा हमारा नागर शैली यानी कि बी वाला विकल्प एकदम सही है। तो हमने पहले भी बता दिया कि उत्तर भारत के जो मंदिर हैं इनकी बनावट को नागर शैली कहा जाता है और मध्य प्रदेश के खजुराहो इसी शैली के ही एग्जाम्पल हैं। राजपूत काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था, ये आपको बताना है। सामंत, पुरोहित, महामंत्री या सेनापति। तो ये देख लीजिए भैया महामंत्री, मैं सोचे कहीं कुछ और तो नहीं होता, तो ध्यान लीजिए मतलब देख लीजिए महामंत्री होते थे, ठीक है। तो राजपूत काल में राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था वो महामंत्री जी का होता था। यहाँ पे देख लीजिए इनका काम क्या था, तो भाई शासन कार्य में हेल्प वगैरह करो राजा में, मतलब राजा अकेले बेचारे कैसे संभालेंगे, तो उन्होंने एक परिषद बना के रखी थी जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होते थे अधिकारी उनका नाम था महामंत्री, ठीक है। चलिए यहाँ कहा जा रहा है हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 570 ईस्वी, 610 ईस्वी, 622 या फिर 632। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा 622 ईस्वी, क्या हो जाएगा 622 ईस्वी। और यहाँ से आपको एक जानकारी देखने को मिलेगी कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो मक्का छोड़ करके मदीना गए और इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है 622 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी जो मतलब सॉरी इनकी जो यात्रा है ना हिजरत, इन्हीं के वर्ष को लेकर के ये चला मतलब माना जाता है कि हिजरी संवत जो है वो स्टार्ट हुआ। फिर देखिए खलीफा का अर्थ क्या होता था, बताइए। ईश्वर का अवतार, मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी, सेना का सेनापति या इस्लाम का सबसे बड़ा योद्धा। ऑफ कोर्स भैया सेना मतलब सॉरी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, ठीक है। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें कहा गया खलीफा, और जो कि मुस्लिम जगत के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख माने जाते थे, ठीक है। आगे देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, सोचिए। हम लोग 2-4 एग्ज़ाम देते हैं ना एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हाँ राम पेपर नहीं निकल रहा है। मैं खुद भी उसी में शामिल हूँ, मेरा भी काफ़ी सालों से पेपर नहीं निकल रहा है, काफ़ी सालों से नहीं मतलब 3-4 साल से हम भी प्रयास कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम मतलब जिससे नौकरी मिल जाए, वो वाला एग्ज़ाम नहीं निकला। अब देखिए जैसे यूपीएसआई में ही मेरे 120 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन दिल एकदम धक-धक हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं वैसे ये सारे एग्ज़ाम देती भी नहीं हूँ, मैं तो हमेशा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देती थी, पर वो ऐसा तमाचा मारता है मुझे यूपी पीसीएस, तो मैंने सोचा चलो और कोई एग्ज़ाम ट्राई कर लेती हूँ, तो मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया। 120 क्वेश्चन मेरे सही तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसी मेरिट को लेकर के लोगों ने वीडियोज़ बनाई है भैया 136-37 के नीचे मेरिट उठेगी ही नहीं। सोच रही हूँ कि शायद इस बार भी तमाचा ही लगा है, ठीक है। तो ये जो मतलब हम कुल मिलाकर के ये बता रहे हैं कि कैसे हम और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हमारा 3-4 बार किसी एग्ज़ाम में हमने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम नहीं निकला। तो आप देखो इस व्यक्ति का डेडिकेशन देखिए कि भारत देश पे आक्रमण किया है। इसको मतलब ये भी पता था कि हो सकता है मैं खुद भी निपट जाऊँ, लेकिन उसके बावजूद मतलब जान की बाजी पे खेल कर आक्रमण किया है और 17 बार किया है। हमें सीखना चाहिए अपने इतिहास से कि कैसे संघर्षशील और जुझारू किस्म के व्यक्ति रहे हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया उनके बारे में कौन पूछता है। आप देखो जो डिक्लाइन मुगल एरा है, हमें उसमें के जो शासक हैं उनके बारे में हम नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई संघर्ष ही नहीं किया, उनको बना बनाया साम्राज्य मिला, उसी को वो डुबा रहे थे। तो जिन्होंने संघर्ष नहीं किया, अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, उनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो हमें और आपको भी हम जहाँ तक मानते हैं भैया संघर्ष करते रहना चाहिए। हारा वही जो लड़ा नहीं, बात ख़त्म करो। युद्ध में उतरे हैं तो हार या जीत तो कुछ होगी ही, ज़िंदगी का हर एक पल एक युद्ध ही तो है। हम लोग हर समय एक युद्ध ही लड़ रहे हैं, तो परेशान ना होइए, मेहनत करते रहिए। अगर एग्ज़ाम निकलता है तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की, कुछ और किया जाएगा और क्या। खैर चलिए, नॉलेज है तो फिर भूखे नहीं मरेंगे। जहाँ तक हमें लगता है कि अगर हमारे पास ज्ञान है, हमने मेहनत की है अपने एग्ज़ाम के डेडिकेशन को लेकर के, तो हम लोग भूखे नहीं मरेंगे।
अपना पेट पालने भर का हम लोग कमा खा लेंगे, हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के सामने। ये पर्सनली मैं मानती हूँ, बाकी भाई बहुत ज़्यादा जीवन का अनुभव मुझे नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 17 बार, ठीक है? तो ध्यान से देख लीजिए, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर के 1025 ईस्वी के मध्य भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ की धन संपत्ति लूटना, ठीक है? पैसा कमाना। कह रहे हैं कि महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा आक्रमण किस मंदिर पर हुआ था? तो हम सबको पता है भाई, ये सोमनाथ का मंदिर है, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उसको लूट लिया और फिर नष्ट भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहे हैं कि शाहनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? बताइए। अलबरूनी? नहीं, अलबरूनी का भी तो हमने देखा कुछ लिखा था इसने। अमीर खुसरो, उतबी या फिर फिरदौसी? भाई फिरदौसी हो जाएंगे, ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिरदौसी जो है ये महमूद गजनवी के समय का एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि था और उसने ईरान के इतिहास पर क्या लिखा? शाहनामा लिखा। ये देखिए तराइन का दूसरा युद्ध, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही इसको बता दिया था। तो कह रहे हैं कि किसने जीता था? तो भाई इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान जी पराजित हो गए थे। तो ये हो ही गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नौज के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया है? अब देखिए कैसे मतलब हम और आप मिल करके अपना जो है घर खुद ही बर्बाद करते हैं। आप देखिए पहले, कन्नौज के शासक हैं, इन्होंने विदेश से एक शासक को बुलाया कि तुम आओ और हमारे भारत देश के भीतर जो साम्राज्य है उस पर आक्रमण करो। तो हम लोग ना खुद ही निमंत्रण देते हैं अपने पड़ोसी को अपने घर में फूट डालने की। बचिए इन सब चीज़ों से। इतिहास, मैं जब इतिहास पढ़ती हूँ ना तो मैं तो यही सारी चीज़ें देखती रहती हूँ कि कैसे हम अपने आज की लाइफ को अच्छा बना सकते हैं इतिहास को पढ़ करके। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, हमारे पास विकल्प क्या है? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीमद्वितीय या फिर परमर्दिदेव। तो मोहम्मद गोरी को ना आक्रमण करने का निमंत्रण देने का जो काम वो जयचंद ने किया था। किसने किया था? जयचंद में। और आगे चल करके 1194 में जयचंद को भी निपटाने में मोहम्मद गौरी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ठीक है? तो पहले इन्होंने निमंत्रण दे करके बुलाया कि आओ और जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनको निपटाओ, तो वो इसमें सफल हो गया। लेकिन जो आपने अपनी कमजोरी भी तो बता दी ना, जो ये मतलब कि क्या नाम था मोहम्मद गौरी, उसको आपने बता दिया निमंत्रण दे करके कि भाई मैं भी कमज़ोर हूँ, तुम्हारा बस मतलब मन करेगा तो मुझे भी लतिया करके मेरा भी साम्राज्य हड़प लेना। क्योंकि इसको पता चल गया कि अगर तुम हमें बुला रहे हो उसका मतलब तुम एकदम लुल्ल हो, अगर लुल्ल ना होते तो खुद ही जो है मोहम्मद उसे पृथ्वीराज तृतीय से लड़ा लेते। लेकिन नहीं, तुम तो निमंत्रण दे रहे हो कि आओ भैया आओ, हमारे यहाँ ये है, इनको आप निपटाओ। तो उसने कहा ठीक है बेटा, पहले मैं इनको निपटाता हूँ, उसके बाद तो तुम्हारा ही नंबर आएगा। तो देखिए मात्र 2 साल बाद 1194 में जयचंद को निपटा दिया मोहम्मद गौरी ने, ठीक है? तो आप लोग ऐसा मत करिए, अपने घर में दूसरों को बिल्कुल भी निर्णय देने के लिए मत बुलाइए। अपने घर की समस्याएं खुद सॉल्व कीजिए, स्पेशली रिलेशनशिप में। उसमें अगर तीसरा कोई आया ज्ञान देने तो वो तो फिर खत्म ही हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, पृथ्वीराज चौहान से आपसी शत्रुता के कारण जो कन्नौज के राजा जयचंद हैं, इन्होंने गोरी की हेल्प की और आगे चल करके चंदावर के युद्ध में 1194 में गोरी ने इनको भी लतिया ही दिया, ठीक है? ऐसे लोगों के लिए इसी तरह के शब्द यूज किए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों को क्या कहा जाता था? पाठशाला? क्या पाठशाला कहते थे? मदरसा, गुरुकुल और विहार, और ये देखिए जिम्नेजियम। नहीं नहीं भाई, गुरुकुल और विहार कहा जाता था, ठीक है? ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो प्राचीन भारत में हिंदू शिक्षा के केंद्र जो है वो गुरुकुल कहलाते थे, बौद्ध शिक्षा के केंद्रों को मठ या विहार कहा जाता था। कमेंट करके मुझे आप बताओ, मठ किनको कहते थे और विहार किनको कहते थे और चैत्य किनको कहा जाता था? मैंने सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान बताया हुआ है। फिर देखिए, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? बौद्ध स्तूप की बात हो रही है भाई, ये बोरोबुदूर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है? और आगे देखिए, कह रहे हैं कि और हाँ ये चीज़ देखिए, ये भारतीय संस्कृति के विदेशों में जो प्रभाव है उसको दर्शाता है। कह रहे हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस पत्थर से बनाए गए हैं? तो संगमरमर से? नहीं भाई, ईंटों से नहीं बने हैं, चूना पत्थर से नहीं, हाँ विशाल अखंड पत्थरों को काट कर, यानी कि समझ रहे हैं, मोनोलिथिक अर्थात एकाश्मक पत्थर है, एक ही पत्थर है, उसी को तराश करके जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है वो बनाए गए हैं, ठीक है? अखंड का मतलब ही हुआ जिसका कोई खंड ना हो। आगे देखिए, और हाँ ये पल्लव कालीन वास्तुकला की अद्भुत विशेषता है, ये तो सच में है ही।
क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। कह रहा है हमको पढ़ लो भैया कि प्राचीन काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे? बताइए क्या कहा जाता था? समूह, श्रेणी, पंचायत या फिर निगम? पंचायत वंचायत तो ठीक नहीं लग रहा है। व्यापारियों के संघ को कहा जाता था श्रेणी। क्या कहते थे? श्रेणी। ठीक है, तो क्या ये मेंडलीव की आवर्त सारणी वाली बात हो रही है? नहीं नहीं, ये व्यापारियों का काफिला अर्थात संघ कहलाता था श्रेणी। ठीक है, पहले बताइए हाइप किया कि नहीं आपने? क्या करोगे हाइप बचाकर? कर दो भैया हाइप। तो चलिए, व्यापारियों और शिल्पकारों के अपने संगठन हुआ करते थे और इन्हें क्या कहते थे? श्रेणी। और ये व्यापार के नियम और गुणवत्ता तय करने का काम करते थे। भैया गुणवत्तापूर्ण व्यापार होना चाहिए, लाई चिपी ठीक नहीं है बात करना। आगे देखिए, कह रहा है राजपूत काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। कहा जाता है ना भाई, इतिहास जो हमारा प्राचीन टाइम है वो बहुत अच्छा था, बहुत ही गौरवशाली था। देखना अभी आप कितना गौरवशाली था। आज से 200-300 साल पहले चले जाओ, स्त्रियों की मतलब दशा को आप देख लो। अभी देखो ये राजपूत काल में क्या हालत थी स्त्रियों की, ये भी यहाँ आप देख लो। स्त्रियां युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी, सती प्रथा और जौहर प्रथा का प्रचलन था, बाल विवाह नहीं होता था, स्त्रियां राजा के समान अधिकार रखती थी। आपको लगता है कि इतना प्रोग्रेसिव समाज रहा होगा? सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए भैया, सती प्रथा और जौहर प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, सती प्रथा तो बहुत गंदा था। जौहर प्रथा में तो एक बार ये होता था ना कि मतलब अपने स्वेच्छा से हम क्यों किसी और के मतलब हमारा जो है मान कोई और क्यों भंग करे, इससे अच्छा है कि हम मृत्यु को गले लगा लें। लेकिन आप देखो सती प्रथा जैसी कुरीति, भगवान मतलब जिस व्यक्ति ने इसको स्टार्ट किया रहा होगा, जिसने भी इसको शुरू किया रहा होगा, उसका जो हृदय हो कितना कठोर रहा होगा, कितना पत्थर का रहा होगा। कैसे मतलब उसके दिमाग में इस तरह की बात आई कि बूढ़े के साथ विवाह हो गया एक छोटी बच्ची का, और उस बूढ़ा का भाई कितना दिन जिएगा, वो मरेगा ही ना जल्दी है। वो मर गया तो उसके साथ उस छोटी बच्ची को भी जला दिया जाए। मतलब कैसे कैसे लोग इस तरह की बातें सोच लेते थे उस ज़माने में। खैर, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि सती प्रथा और जौहर प्रथा का प्रचलन था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा में किसकी पूजा की जाती थी? केवल प्रकृति की, बुद्ध मूर्तियों की, अग्नि की या सम्राट की? भाई बुद्ध से संबंधित है तो भगवान बुद्ध की ही मूर्तियां होंगी ना, ऑप्शन बी सही है। तो महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को भगवान मान करके जो उनकी मूर्तियां हैं उनकी पूजा करते थे, जबकि जो हीनयान है वो पुराने उपदेशों को ही मानने का काम करते थे। कह रहे हैं कि हर्ष के समय भारत आने वाले चीनी यात्री वेनसांग को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब बताइए इनका और उपनाम क्या है? नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि या उपर्युक्त सभी? मुझे तो लग रहा है सारे के सारे नाम इन्हीं के थे, तो गलत थोड़े ना लग रहा है। इन्हीं के तो सारे नाम थे भैया, इन्हीं को नीति का पंडित भी कहते हैं, इन्हीं को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, इन्हीं को शाक्य मुनि कहते हैं। हर्ष के टाइम पीरियड में आए थे, नाम था वेनसांग। कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। चीनी मतलब खाने वाली चीनी नहीं, ठीक है, चीन की बात हो रही है। आगे देखिए, कह रहे हैं चोल काल में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं बल्कि और क्या थे? बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इस साल भी सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई, जो चोल टाइम पीरियड था उसमें मंदिर केवल पूजा के स्थान न होकर के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र हुआ करते थे। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, चोल मंदिर में संगीत, नृत्य और शिक्षा का आयोजन होता था, जिससे वे समाज का अभिन्न अंग बन गए थे। कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार किसके माध्यम से हुआ, ये आपको बताना है। क्या केवल युद्ध? भाई युद्ध से ना तबाही मचती है, कुछ प्रचार प्रसार नहीं होता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति का प्रचार युद्ध से कैसे हो सकता है भला? व्यापारी और धर्म प्रचारक, हाँ यही बढ़िया उत्तर माना जाता है। बाकी ये जो केवल समुद्र लुटेरे लुटेरे वगैरह क्या ही प्रचार प्रसार करेंगे, चीन से तो क्या होगा। सबसे बढ़िया उत्तर है कि व्यापारियों और धर्म प्रचारकों के माध्यम से इसका जो हमारी मतलब कि इंडियन कल्चर है उसका वहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, ये आपसे क्या कह रहे हैं कि प्राचीन काल में भूमि अनुदान यानी कि जो लैंड ग्रांट्स हैं, इसको देने की प्रथा कौन से टाइम पीरियड में बहुत तेजी से बढ़ गई? ठीक है, बढ़ने की बात हो रही, स्टार्ट कब हुई थी ये नहीं पूछा जा रहा आपसे। तो हमारे पास ऑप्शंस देख लीजिए, मौर्यन टाइम पीरियड, कुषाण या फिर गुप्त और गुप्तोत्तर टाइम पीरियड या पाषाण काल। ऑफ कोर्स पाषाण काल तो होने से रहा, इसी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल ये इसका बढ़िया उत्तर माना जाएगा। ठीक है, हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, गुप्ता और गुप्तोत्तर टाइम पीरियड जो है उसमें जो राजा वगैरह थे इनके द्वारा ब्राह्मणों और जो मंदिर हैं उनको दान देने की जो प्रथा है वो बहुत तेजी से बढ़ गई थी, और इससे आगे चल करके जो सामंतवाद है वो उस मतलब कि जन्म ले लेता है। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति उसके पास धन संपदा ज़्यादा आ जाएगी तो फिर वो खुद को ही अपन समझने लगेगा कि भैया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शासक बन जाऊँ, क्या शासकों के दान पर निर्भर रहना। तो इस तरह से ये जो सामंतवाद है ना वो फिर जन्म ले लेता है।
आगे देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में शिल्क मार्ग यानी कि जो हमारा रेशम मार्ग था उसका क्या इंपॉर्टेंस था। ऑप्शन देखिए, चीन मतलब केवल चीन की सैर के लिए, अर्थात ये जो रेशम मार्ग है उससे लोग जाते थे चाइना में गप सड़ाका करने, तो ऐसा नहीं होगा ना, फिर इसका नाम रेशम मार्ग क्यों होता, ये भी तो एक लॉजिक है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये इंडिया और चाइना को रोम और अन्य जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनके साथ जोड़ने वाला एक व्यापारिक मार्ग था। ऑप्शन बी जो है बहुत सही हो जाएगा। और इस मार्ग से देख लीजिए यही होता था, और भारत के मसाले तथा मलमल इसी रास्ते से विदेश में भेजे जाते थे। इसी वजह से जो हमारा मतलब कि ट्रेड है वो काफ़ी ग्रो किया, हमारी इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही थी उस समय। फिर देखिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वो कंबोडिया यानी हिंद चीन के किस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के चित्र उकेरे गए। पशुपतनाथ मंदिर, अंकोर वाट या स्वर्ण मंदिर या मीनाक्षी मंदिर, ये सब तो भारत के ही हैं भाई। अंकोर वाट का जो मंदिर है ना ये कंबोडिया का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। और ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। देखिए, हम लोगों के यहाँ भगवान विष्णु की इतनी पूजा होती है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जो भगवान विष्णु का मंदिर है वो कहाँ पे है, कंबोडिया में। अपने आप में ही ये क्या है, विरोधाभास है। और इसकी दीवारों पर देखिए महाकाव्यों की जो कहानियां मूर्तियों के रूप में अंकित हैं, ये तो आप समझ ही गए हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति के विस्तार का क्या है, प्रूफ है बाबू। देख लो हमारा जो भारत का मतलब कि कल्चर है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितना ज़्यादा विस्तारित है। आगे देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है भारतीय पंचांग और खगोल शास्त्र का ज्ञान अरबों के माध्यम से कहाँ पहुंचा। क्या ये यूएस में पहुंच गया, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया या जापान। अभी हमने देखा था कि भाई यहाँ से ये लोग यूरोप में पहुंचाए थे, ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो प्रयाग है ये क्यों प्रसिद्ध था। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा एक क्वेश्चन हमने किया था कि भाई ये लोग ना क्या करते थे, ये जो मतलब हर्षवर्धन है ये जाते थे दान दक्षिणा देने के लिए प्रयाग में हर 5वें वर्ष, मतलब बहुत बड़ा दान करने के लिए बैठवाया जाता था महामोक्ष परिषद। तो इसका जो सही उत्तर है 20 मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहे हैं कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए। ये वही क्वेश्चन है जो हमने करवाया हुआ था और इसी बार यूपी टेट सॉरी सीटेट वाले एग्जाम में पूछा गया था। और उसमें दरअसल 3-4 लाइन का वो क्वेश्चन था, यानी कि 3-4 ऑप्शंस दिए हुए थे और सब ना कंसेप्चुअल था, क्योंकि सीटेट जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, पर यूपी टेट जो है वो थोड़ा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से मैं यहाँ पे फैक्ट रखी हुई है ज़्यादा। तो बताइए संगम साहित्य कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत तो होगा नहीं, पाली भी नहीं है, तेलुगु या फिर तमिल, इसी में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा तमिल लैंग्वेज में लिखे गए हैं संगम साहित्य, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज में। और यहाँ आप देख लीजिए दक्षिण भारत के जो शासक हैं यानी कि जो राजा हुआ करते थे उनके संरक्षण में तमिल कवियों का सम्मेलन हुआ, उसी सम्मेलन को ही एग्जैक्टली संगम कहा जाता था। और यहाँ पे जो साहित्य का रचना किया गया उसी को कहते हैं संगम साहित्य, ठीक है। ये देखिए गुप्ता टाइम पीरियड में जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसकी क्या विशेषता है। भाई ये वही विशेषता है कि 1600 वर्ष का हो गया बावजूद इसके आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। फिर देखिए कह रहे हैं कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान नाम क्या है उनका, धन्वंतरी, ये किस टाइम पीरियड से रिलेटेड थे। मौर्यन टाइम पीरियड, कुषाणा, गुप्ता या फिर मुगल। बताइए, मुगल तो होगा नहीं क्योंकि प्राचीन काल की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा गुप्ता टाइम पीरियड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि शून्य यानी जीरो की बात हो रही है, जीरो, ठीक है। तो जीरो की बात हो रही है कि इसके सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो भारतीय गणितज्ञ हैं वो कौन थे। सुश्रुत, तो सुश्रुत के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है सुश्रुत संहिता, ठीक है। आर्यभट्ट, चरक, चरक की पुस्तक है चरक संहिता, और वाराह मिहिर। बताइए शून्य के सिद्धांत की बात हो रही है तो हमने भी बताया हुआ था भाई कि शून्य का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 पे आ गए हैं कि पल्लव शासकों के द्वारा जो रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था उसमें टोटल कितने रथ हैं। तो भाई 5 जो पांडव हैं वो तो 5 है ही, इसके साथ साथ द्रौपदी जी का रथ है, गणेश जी का है, तो ऐसे ही टोटल मिला करके आप देखिए 8 जो है रथ मंदिर हैं, ठीक है। कितने हैं, 8। और ये इन्हें सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप जाने रहिएगा। विक्रम संवत की स्टार्टिंग कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 622 तो नहीं होगा क्योंकि ये हिजरी संवत है, 319 ईस्वी। बताइए, तो पहली बात ना ये ईसा पूर्व की घटना है, ठीक है। और इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा 57 ईसा पूर्व। ईस्वी ईस्वी हर जगह है तो होगा ही नहीं, ये थोड़ा सा लॉजिक हो सकता है।
फिर देखिए सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में है? बताइए, खूब इम्पोर्टेंट है ये। यूपी, एमपी, बिहार या राजस्थान? अब अक्सर हम लोगों से गलती क्या होती है, जैसे हम लोग यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमें लगता है भाई यूपी का होगा तभी पूछा गया है। तो बताइए, क्या ऐसा ही है? तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये यूपी ना होकर के कहाँ है, एमपी में है। तो सांची का जो स्तूप है, ये एमपी में है। तो ध्यान से देख लीजिए, जो हमारा एमपी है, उसके रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप और सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। फिर देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? अब देखिए, जो दक्षिण भारत में मंदिर बनते थे ना, वो केवल मंदिर ही विशालकाय नहीं होते थे। इसके साथ-साथ उनका जो प्रवेश द्वार होता था, दरवाज़ा जिसको आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा सजावट के साथ और काफ़ी भव्य बनवाया जाता था और उसको कहते थे वो लोग गोपुरम। क्या कहते थे? गोपुरम, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गर्भगृह तो कई बार हमारे एग्ज़ाम में बना हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि मंदिर के प्रांगण मंदिर में जो हमारा मुख्य मंदिर है, उसमें जिस जगह पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे कह देते हैं गर्भगृह। मंडप जहाँ ये सभा भवन होता है जहाँ पे जो भक्तगण हैं वो खड़े होकर जय माता दी करते हैं, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गोपुरम। क्या हो जाएगा? गोपुरम। आगे देखिए, पूछा जा रहा है कि चलिए आप बताइए जौहर प्रथा का मतलब क्या था? कह रहे हैं राजा का राज्याभिषेक, नहीं भैया, ये महिलाओं से रिलेटेड था और आप देखिए जो राजपूत स्त्रियां थीं वो मतलब शत्रुओं से बचने के लिए सामूहिक रूप से अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया करती थी। सोचिए, जब विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ आए तब हम लोगों की यानी कि हम महिलाओं की स्थिति और बद से बदतर हो गई। स्थिति तो पहले ही मतलब बेकार थी, लेकिन जब बाहर से लोग आए तो फिर जो हम लोगों का सर्वाइव करने का थोड़ा बहुत मतलब था राइट्स, वो भी इन लोगों ने छीन लिया, ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला। आगे देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था जिसने तारीख-ए-शुबुक्तगीन लिखी? ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अलबरूनी, बैहाकी, फिरदौसी या फिर अमीर खुसरो, कौन हो जाए? तो ध्यान से देख लीजिए, ये बैहाकी है। ये हो सकता है आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन हो जो आपको बहुत ही रेयर कोई पढ़ाता हो, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए, बैहाकी हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, और इस मतलब विद्वान पूर्वी पेप्स भी कहा जाता है, ये भी आप जाने रहिएगा, ठीक है? और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे तुर्की आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? ये आपको बताना है। जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो उत्तर भारत में कौन था? तो देखिए, चोल वंश ये दक्षिण भारत के हैं, इनको पहले ही हटा दीजिए। नंद वंश, राजपूत वंश, मौर्य वंश, इनमें आपको बताना है। और हम सबको पता है भैया, राजपूतों का शासन था जब तुर्की आक्रमण हमारे यहाँ हुए थे तब, ठीक है? मौर्य वगैरह तो इतना बढ़िया, इतने शक्तिशाली थे कि इनको धूल चटा देते तो उनके समय इन लोगों की लिबिर करने की हिम्मत नहीं थी। तो ध्यान से देखिए, जब मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी इन लोगों ने आक्रमण किया ना, तो उत्तर भारत में बहुत छोटे-छोटे राजपूत राज्य थे, जैसे चौहान हम लोगों ने देखा, मतलब 1191 में पृथ्वीराज तृतीय को निपटाया। 1191 में नहीं, सॉरी, 1192 में निपटाया। 1191 में तो पृथ्वीराज जो तृतीय हैं उन्होंने ही निपटा दिया था गौरी को। काश एकदम से निपटा दिए होते तो फिर शायद हम लोगों का इतिहास आज कुछ और होता। खैर, आगे देखिए, चंदेल, गहरवाल इन सब में बटा हुआ था और असली जो दिक्कत है वो ये थी कि इन लोगों में बहुत आपस में ही मतलब मनमुटाव रहता था। एक दूसरे की टेरिटरी पर आक्रमण करना, एक दूसरे की बहू बेटियों पे आक्रमण करना, इस तरह की बहुत ही घटिया मानसिकता थी कुल मिलाकर के। आगे देखिए, कह रहे हैं सिंधु घाटी की लिपि किस प्रकार की थी? क्या ये ब्राह्मी? दरअसल ये ब्राह्मीर नहीं, ब्राह्मी लिपि लिखा हुआ है, ठीक है? क्या है? ब्राह्मी। खरोष्ठी, भावचित्रात्मक या देवनागरी? अब आप सोचो, सिंधु घाटी की जो लिपि है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जबकि हम लोग ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी सबको पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें भावचित्रात्मक लिपि है, ठीक है? और किन चित्रों का क्या महत्व है, क्या मायने हैं, वो आज तक कोई समझ नहीं पाया। इसी वजह से तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि जो है वो पढ़ नहीं पाए लोग आज तक। आगे देखिए, कह रहे हैं गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? संस्कृत तो हो नहीं सकती, क्योंकि संस्कृत एक बहुत ही क्लिष्ट लैंग्वेज थी और इसी से बचने के लिए लोग कुछ और सोच रहे थे। देखिए, जब कोई भी ज्ञान हो, उसे जब कोई हमारी भाषा में देता है ना, तो हमें चीज़ें समझ आती हैं और हमारा उनके प्रति जुड़ाव होता है। आप देखिए, बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से फला फूला और बहुत दूर दूर तक फला फूला। इसके पीछे का कारण ये रहा कि उस समय के लोगों को जो लैंग्वेज समझ आती थी, उस लैंग्वेज में प्रचार प्रसार हुआ, लोग उससे अपनापन फील करते हैं, ठीक है? तो संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा, इससे तो बहुत कम ही लोग इसको समझ सकते थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हिंदी, पाली या प्राकृत, इसी में आपको बताना है। तो ध्यान से देख लीजिए, पाली हो जाएगा, ठीक है? तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा भगवान महात्मा बुद्ध ने जो अपने मतलब उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था।
आगे देखिए, कह रहे हैं सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने श्रीलंका भेजा था, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, इन्होंने चारों दिशाओं में प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को भेजा। चूंकि वो बहुत डिटेल वाला फैक्ट है, लेकिन आपके क्लास 6 to 8 में नहीं दिया है, तो इस वजह से हम बचेंगे। फालतू का जो ज्ञान यहाँ नहीं बघारना है कि भैया देखो हम परम ज्ञानी हैं। वैसे परम ज्ञानी तो कोई नहीं है, लेकिन होता है ना दिखाना कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, भले आपके एग्जाम में वो ना आए, तो ऐसा ड्रामा नहीं करना है। आप वही पढ़ो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ क्या होता है? कह रहे हैं जो केवल एक गांव का राजा होगा तो काहे बात का चक्रवर्ती होगा। भाई जिसकी आज्ञा का चक्र चारों दिशाओं में चलता, मतलब अगर यहाँ पे मैंने आदेश दिया तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं के जो शासक हैं उसको मानने के लिए बाध्य हैं, उन्हें हम कहते हैं भैया वो चक्रवर्ती सम्राट थे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 95, कनिष्क के शासनकाल में कौन सा धर्म दो अलग भागों में, मतलब हीनयान और महायान में बट गया? अभी एक क्वेश्चन में हमने बताया था कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के टाइम पीरियड में कुंडलवन कश्मीर में, उसमें जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया, ठीक है। आगे देखिए, फौरन कमेंट करके बताइए कि पहली बौद्ध संगीति किस शासक के टाइम पीरियड में कहाँ हुई थी? अभी ही बताए हैं, देखें थोड़ा बहुत भी आप रिकॉल कर रहे हैं कि बस हवा हवाई में पढ़ते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि गुप्ता काल को भारत का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? स्वर्ण युग मतलब काहे लिए कहा जाता है? कह रहे हैं इस काल में सोना बहुत सस्ता था। सोना बहुत सस्ता होता है ना, तो उसको स्वर्ण काल थोड़ी कहते हैं। जो चीज़ें सस्ती होती हैं उसकी कौन सी वैल्यू है, तो वो स्वर्ण काल ना कहलाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा वाला हो जाएगा भाई, कला साहित्य विज्ञान और स्थापत्य में चहुमुखी प्रगति हुई थी, जिसके कारण गुप्ता टाइम पीरियड को स्वर्ण एज कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो है पुराणों की संख्या आपको बतानी है, 12, 16, 18 या फिर 108, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो ज्ञात जो मतलब कि हैं कुल मिलाकर के पुराण, वो हमको 18 ही इसकी संख्या मिलती है। तो ध्यान से देख लीजिए, इसमें प्राचीन राजाओं की जो वंशावलियाँ और कथा वगैरह है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बस खत्म होने वाला है। अगर आपने अभी तक हाइप नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हैं कि क्लास खत्म हो जाएगा बाय बोल देंगे तब का? अरे बाबू हाइप कर दीजिए ना, क्या नुकसान जाता है आपका। कह रहे हैं प्राचीन भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित था? कई बार ये हो चुका है, बताइए क्या ये यूपी में था? नहीं। बिहार में? हाँ भाई यहीं पे था। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। और विदेशों से लोग आते थे हमारे यहाँ पढ़ाई करने। आप सोचिए हमारा इस मामले में हमारा जो एंशियंट टाइम है वो गोल्डन था। आज के समय में तो हम लोग जाते हैं विदेश से एजुकेशन लेने, क्यों? हमें लगता है भैया विदेश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा है, और सच में अच्छा है। हम लोगों के यहाँ प्राइमरी विद्यालय की हालत देखिए ना, कौन पढ़ने जाए उसमें। और फिर लोग कहते हैं प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आती। अरे जब टीचर इस तरह की हरकत करेंगे कि बच्चे उसमें पढ़ने ही ना जाएँ, तो टीचर को क्या मुफ्त में गवर्नमेंट पैसा देगी? अच्छा आप खुद सोचो कि आप चाहते हो कि आप अपना जो है टैक्स दिया हुआ पैसा ऐसे व्यक्ति को दो जो कुछ भी ना करता हो, बस बैठ के वहाँ पे जाए, अपने घर के काम में ये करना है, वो करना है, ये सब सुने समझे और अगर उसके बाद घर चलाए। अगर जो प्राइमरी के टीचर हैं, आप समझिए हम और हम ही आप लोग तो कल को प्राइमरी के टीचर बनने का सपना देख रहे हैं ना। अगर हम और आप बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाएँ तो आप समझिए क्या कोई है हमारी टक्कर में? कोई प्राइवेट टीचर जो टीचिंग करा रहे हैं वो हमारे सामने टिक सकते हैं? आप सोचिए, आप खुद अपने आप को देखिए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने डीएलएड किया या बीएड किया, कुछ भी किया, ठीक? उसके बाद आप टेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई करेंगे, उसके बाद सुपर टेट आएगा, तब जाकर के आप टीचर बनोगे, और उसमें भी जो हाई मेरिट वाले होंगे वो टीचर बनेंगे। तो क्या आपके ज्ञान के आगे जो प्राइवेट में लोग पढ़ा रहे हैं उनका ज्ञान टिकेगा? नहीं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, मुफ्तखोरी करने लगते हैं। क्या यार कौन पढ़ाए, छोड़ो गरीब घर के बच्चे हैं इनको कौन पढ़ाए। तो इसी वजह से शिक्षक छात्र जो अनुपात इतने दिनों से बराबर है, इसी वजह से बराबर है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा प्राइमरी में जाके पढ़े, ठीक है। खैर, मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत आया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, सिकंदर नहीं, मिनांडर भी नहीं, गोरी भी नहीं होगा, ये सेलुकस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। तो यूनानी राजा सेलुकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आ गया है अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत का इतिहास जानने के लिए जो साहित्यिक स्रोत है उसमें किन्हें शामिल किया जाता है? ऑफ कोर्स भाई, साहित्यिक स्रोतों में हम लोग वेद भी शामिल करेंगे, रामायण भी करेंगे, महाभारत और पुराण। ऑप्शन ए वाला एकदम सही हो जाएगा।
तो बस खत्म हो गए। हमने कहा था कि टोटल 100 एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे और 100 के 100 हमने समाप्त कर दिए। आई होप आपने बहुत कुछ नया जाना समझा होगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से इस सेशन को लिया है तो बहुत कुछ आपको नया और बहुत चीज़ें हैं जो रिकॉल हुई होंगी। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें यूपी टेट और सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। खूब जम के वीडियो को हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे-प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो एफर्ट्स आपके लिए लगा रही हूँ, आपको उससे लाभ हो रहा है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।